नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश की 5 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान के 5 जिलों में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। हिमाचल में आज 5 जिलों में बर्फबारी के आसार हैं। कल से मौसम साफ रहेगा। दिल्ली में गुरुवार को 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी सुबह भारी कोहरा दिखाई दिया। दिल्ली में सुबह एयर क्वालिटी खराब की कैटेगरी में आ गई। नेहरू नगर में AQI 310 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। 26 जिलों में कोहरा छाया है और विजिबिलिटी घटकर 70 मीटर हो गई है। उधर तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी है। यहाँ भारी बारिश के चलते 11 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट है। आगे भी राहत की उम्मीद नहीं है। हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान है। पंजाब के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 2 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर गिरने के आसार हैं। उत्तरी हवाओं से राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा सीकर और चुरू रहे हैं। यहाँ का न्यूनतम तापमान मंगलवार को 1.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि माउंट आबू का पारा 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। फतेहपुर का पारा तो -1.0 में पहुंच गया है। गुरुवार को भी प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में कोहरा छाया रहेगा। दक्षिण में तमिलनाडु में बारिश जारी रहेगी। IMD ने तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 22 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सतपाल महाराज मौजूद रहे। पहले विचलन से फैसला हुआ था और उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं तो उनसे दुगना वसूला जाएगा और इसका फैसला DM करेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी है। इसमें 5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को राहत मिलेगी। EWS, LIG और LMIG को लेकर भी फैसला किया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मामलों को लेकर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले मकानों की आय 3 लाख से 5 लाख की गई। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सेवा भत्ता में भी इंक्रीमेंट मिल सकेगा। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई। सहकारिता विभाग में सरकारी समिति की नियमावली में संशोधन पहले दिन से ही होगा। मतदान का अधिकार लिंग परिवर्तन करने पर कर सकेंगे। नाम की भी परिवर्तन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। खेल विभाग में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए राज्यपाल के निरीक्षण के बाद अनुमोदन हुआ है। गोवंश के लिए शहरी विकास विभाग के जरिए सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज के जरिए सेंटर बनाए जाएंगे। अनुसूचित जाति सयाल के नाम को सयाला किया गया है। कृषि कल्याण विभाग में राज्य में उत्पादित C ग्रेड सेब और नाशपाती का मूल्य निर्धारित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में भी वृद्धि पर भी चर्चा की गई है। और भी कई सारे फैसले लिए गए हैं। इसके साथ साथ परिवहन विभाग को 100 नई बसों की भी खरीदने की मंजूरी मिली है। उत्तराखंड के 11 जिलों में मौसम विभाग ने पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में पाला पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 11 और 12 दिसंबर को पाला पड़ने के साथ कड़ाके की ठंड होगी, जबकि 13 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग की ओर से इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में ठिठुरन बढ़ाने के साथ ही कड़ाके की ठंड होगी। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। बता दें कि 8 और 9 नवंबर को प्रदेश की पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा, जिसका असर अब पर्वतीय जिलों के साथ साथ मैदानी जिलों में भी देखा जा रहा है। दिन के वक्त शीतलहर और रात में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 11 और 12 दिसंबर को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि शीतलहर और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उपाय करने की जरूरत है। उधर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश भर में ठंड से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी 13 जिलों में लोगों को गर्म कपड़े बांटे जाएंगे। वहीं रात के वक्त ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भी अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में बने रैन बसेरों में गरीब लोगों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुधवार को हुसैनगंज में एक 4 मंजिला इमारत को सील कर दिया। LDA द्वारा जिस अपार्टमेंट पर कार्रवाई की गई उसके अंदर बीमार पति और पत्नी बंद थे। स्कूल की ड्रेस में कंधे पर बैग टांगे बच्चा उसी अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर 5 घंटे तक खड़ा रहा। 1 बजे LDA के अधिकारी ने सभी लोगों को अंदर बंद करके बाहर से मकान पर ताला लगाकर सील कर दिया।
दोपहर 2:30 बजे हमारा बेटा स्कूल से जब वापस आया तो अपार्टमेंट सील देखकर डर गया। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला हमारा बच्चा लगभग 4 घंटे भूखा प्यासा घर के बाहर खड़ा रहा। ये बातें अपार्टमेंट में बंद होने वाले पति पत्नी ने बताई है। 2 साल की मासूम बच्ची को भी पड़ोस वाले खाना खिलाने ले गए थे, तब तक टीम ने आकर मकान सील कर दिया और बच्ची को भी 5 घंटे तक अपनी मां से दूर रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि इससे पहले 25 सितंबर 2024 को एलडीए द्वारा अपार्टमेंट सील किया गया था। उस समय जब हमने नोटिस मांगी तो लाल कुआं के किसी व्यक्ति की नोटिस हमारे दरवाजे पर चिपका दिया था, जिसका विरोध किया गया तो हटा दिया गया। 4 महीने के अंदर 2 बार एलडीए की टीम सीलिंग की कार्रवाई करने आई, मगर एक बार भी हमें नोटिस या कोई कागज नहीं दिखाया गया। मोहम्मद खालिद ने बताया कि 2017 में तारिक कुरैशी नाम के बिल्डर को अपार्टमेंट बनाने के लिए एग्रीमेंट कर दिया था, पर बिल्डर ने हमें आश्वासन दिया था कि एलडीए से नक्शा पास करवा कर काम कर रहे हैं। जब बिल्डिंग को सील किया गया तो हम बिल्डर को लगातार फोन करते हैं, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के होने के बाद शाम 6 बजे चुपचाप अधिकारी आए, बिल्डिंग के एक हिस्से पर सीलिंग की लगी हुई पट्टी हटाकर चले गए। उस समय भी हमें कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने कहा कि एलडीए द्वारा बिना कागज के लगातार जो कार्रवाई हो रही है, इससे हम लोग डरे हुए हैं। उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि बार बार विभाग के द्वारा इस तरीके की अनावश्यक कार्रवाई न की जाए। ताजमहल या तेजो महालय, इस मामले में आज 12 दिसंबर को आगरा के अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई है। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेव संघ ट्रस्ट की ओर से 27 मार्च 2024 को वाद दायर किया गया। उनके वकील अजय प्रताप सिंह का कहना है कि ताजमहल तेजोलिंग महादेव का मंदिर है। इस मामले में पिछली सुनवाई 8 नवंबर को हुई थी। केस में सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, अधीक्षण पुरातत्वविद आगरा सर्किल, महानिदेशक यूपी टूरिज्म प्रतिवादी हैं। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने साल 23 में एएसआई से आरटीआई के जरिए पूछा था कि ताजमहल कब बनना शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ताजमहल के भवन की उम्र क्या है। इसका जवाब देते हुए एएसआई ने बताया कि ताजमहल एक रिसर्च का विषय है, इसके लिए आप ताजमहल की वेबसाइट और तत्संबंधित पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह के मुताबिक साल 1946 के एएसआई के बुलेटिन में एएसआई के महानिदेशक माधव स्वरूप वत्स के लेख रिपेयरिंग ऑफ ताजमहल में लिखा है कि ताजमहल का शिल्पकार एक विवादित तथ्य है। साल 1652 के औरंगजेब के एक पत्र के अनुसार ताजमहल के शिल्पकारों के पास ताजमहल में बरसात में जो रिसाव हुआ था उसकी मरम्मत के कोई सुझाव उपलब्ध नहीं थे। जब एएसआई ने ताजमहल के मुख्य गुंबद की मरम्मत शुरू की तो एएसआई को अंदर से गुंबद गोलाकार नहीं मिला, उसमें जगह जगह चूना पत्थर भरे थे। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह का कहना है कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करना शुरू किया जब मैंने बाबरनामा, हुमायूंनामा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एएसआई के बुलेटिन, एपिग्राफिका इंडिका, विश्वकर्मा, प्रकाश पुराण आदि पढ़े तो ये बात सामने आई कि शिव सहस्त्र नाम स्रोत के अनुसार तेजो नाम शिव जी का है। विश्वकर्मा प्रकाश में तेजोलिंग बेर निर्माण का वर्णन है। संस्कृत में बेर का अर्थ मंदिर होता है। बने रहिए हमारे साथ कुछ और खास खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।